हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। बाकी देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया। एक परीक्षा में 144 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक बताइए। एक चीज जरा बताओ, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 140 छात्र हैं। 140 छात्र में टोटल 140 छात्र में पास और फेल की बात करा। पास कितने विद्यार्थी भैया? पास की संख्या तो नहीं दिया, लेकिन अनुत्तीर्ण की संख्या दिया है। फेल की संख्या दिया है 90, तो पास कितने हो जाएंगे भैया? 50, यानी 50 लोग क्या है भैया? पास है। कह रहा 140 छात्रों का औसत अंक 90 है, तो टोटल योग हमारे पास है 140 गुणे 90। हम गुणा करेंगे तो आएगा 12,600 टोटल योग हमारे पास है। उसमें से पास का दे रखा है औसत अंक, पास वाले का औसत अंक दे रखा है 120, तो पास वाले की संख्या में तो दिया है, संख्या का उसके औसत में गुणा करते हैं, योग निकल गया 12 पंचे 60 और 2 जीरो और लग गया 6000। टोटल में से पास वाले का यदि हम घटा दें तो जो बचेगा किसकी आएगी? टोटल योग आ गया ये फेल वाले का। किसका भैया? ये फेल वाले का योग है। इनका औसत चाहिए, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई इनकी संख्या, फेल की संख्या कितनी है? 90, तो आप 90 से भाग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? खत्म। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो गया, 220 बटे में 3 से जरा भाग करो, 3 सते 21, 3 तिहाई 9, 73.33। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 73.33। देखो हम लोग जो लगा रहे हो बहुत बेसिक सा तरीका है ना, इसमें कोई ट्रिक या शार्ट नहीं है। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा तब भी उसको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1044 मोमबत्तियां हैं, जलने के बाद बचे हुए 144 मोमबत्तियां हैं, जलने के बाद बचे हुए 9 टुकड़ों से एक नई मोमबत्ती बना सकता है, तो बनाई जाने वाली मोमबत्तियों की अधिकतम संख्या बताइए। अच्छा बताइए, टोटल मोमबत्तियां हैं हमारे पास 1044, इनसे नहीं बनाना है, इनको जला दीजिए। जलाने के बाद बचे, और उन बचे हुए में से 9 में से, उन बचे हुए 9 में से एक बनेगी, तो ये कितने 9 हैं? इसमें कितने 9 है ये निकाल लेते हैं। तो 9 से काटे हम, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 छक 54, कितना भैया? 116 9 है। कितना है? 116 9 है। तो जितने 9 होंगे उतना तो मोमबत्ती बने, क्यों? कहा नहीं 9 टुकड़ों से एक नहीं बचती है, तो 116 9 है, तो टोटल आपका 116 आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर 116, क्योंकि 9 को मिला के एक बनाना, कितने 9 है हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न दिया। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर रखता है, इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह उसे 1 वर्ष के बाद 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। नौकर मात्र 9 महीने काम किया तथा वह पगड़ी और 65 रुपए प्राप्त किया। चलो भैया, वह 1 साल के लिए रखा गया था, 1 वर्ष के नहीं 12 महीने के लिए। किस शर्त पर नौकर रखा जाएगा? 1 साल के लिए नहीं 12 महीने काम करेगा तो 90 रुपया मिलेगा और एक पगड़ी मिलेगी। लेकिन उसने कितने समय काम किया? सिर्फ 9 महीने काम किया, तो क्या मिला? क्या मिला? देखो पगड़ी मिली और 65 रुपया ही मिला। पगड़ी दोनों में दे रहा था, पगड़ी दोनों में दे रहा था ना भाई। अगर बताओ, अगर पगड़ी दोनों में ही दे रहा था तो उसको फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? 1 साल करता तभी पगड़ी पाया, 9 महीने किया तभी पगड़ी पाया, तो फर्क क्या पड़ा? देखो उसने 3 महीने कम काम किया, 3 महीने कम काम किया, 9 ही महीने तो किया है। अगर पूरा साल भर यानी 12 महीने करता तो पाता 90 रुपया। 9 महीने काम किया, 3 महीने कम काम किया, कितना पैसा कम मिला? 90 में 65 जरा घटा दो भैया,
कितना कम मिला? 25 रुपया कम मिला। क्यों मिला 25 रुपया कम? यही 3 महीने में काम न करने की वजह से। इसका मतलब 3 महीने का उसका वेतन है, 3 महीने का वेतन उसका 25 ही रुपया होना चाहिए, है ना भाई? भाई 12 महीने करता तो 90 पाता, पगड़ी पाता। 9 महीने की पगड़ी तो मिली, पैसा कम मिला। कितना पैसा कम मिला? पैसा कम मिला, 25 रुपया कम मिला। क्यों? 3 महीने में 25 रुपया कम मिला। अगर इस हिसाब से अगर पैसे की बात होती तो 12 महीने में उसको कितना मिलना चाहिए था? 12 महीने में उसको मिलना चाहिए था 4 गुना। ये 4 गुना हो गया तो 25 चौका 100 रुपया मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 100 रुपया इस हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन उसको दिया क्या जा रहा था? 90 रुपया और एक पगड़ी। तो ये बताइए 100 रुपया उसको साल भर के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए था। भाई 3 महीने में 25 रुपया कम दिए उसको। जब 3 महीने में 25 कम दिया, अगर 12 महीने के हिसाब से देखा जाए 3 चौके 12 महीने का, तो 25 चौका 100 रुपया उसको मिलना चाहिए था। मिल कितना रहा? 90 रुपया। इसका मतलब वो पगड़ी कितने की है? पगड़ी कितने की है? तो 10 रुपए की पगड़ी दे रहा हो, क्योंकि इसका वेतन ही 100 रुपया हो रहा है। 90 रुपया प्लस पगड़ी यानी 10 रुपए की पगड़ी हो गई, बस खत्म। अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न दिया भैया, देखो दिया 3 घात 3, फिर उसकी घात में 333, फिर प्लस 1 और 3 घात 3, फिर उसकी घात में सॉरी यहाँ पे जो 4 लिखा गया 4 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना? 334 प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक भैया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो चलो देखते हैं। अच्छा बताइए, जैसे हम 3 लेते हैं, आप समझो जैसे 3 घात 1, 3 घात 2, 3 घात 3, 3 घात 4, हम इसका मान निकाले। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तेरह 27, 3 घात 4 यानी 81, यही ना? देखो यदि हम घात विषम संख्या लेते हैं, समझिए, यदि घात हम विषम लेते हैं, घात विषम लेते हैं तो जो मान आएगा कैसी संख्या आएगी? विषम आएगी। और यदि हम घात सम संख्या ले लेते हैं, घात सम संख्या लेंगे तब भी जो मान आने वाला वो क्या आएगा? विषम संख्या में ही तो आ रहा है। तब भी मान किस में आ रहा है भैया? विषम संख्या में आ रहा है। इसका मतलब घातों से कोई मतलब नहीं, घात चाहे जो भी हो, 3 की घात चाहे जो भी हो, उसमें जब मान निकालने चलेंगे तो हमेशा इनका मान एक विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। वैसे यहाँ पे 3 घात 333 में जब हम मान निकालेंगे तो उसमें आएगा विषम संख्या। यदि कोई भी विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए, तो उसमें एक पक्का है कि एक सम संख्या जरूर प्राप्त होगी। और आपको पता होना चाहिए सभी सम संख्या किससे कट जाती भैया? सभी सम संख्या 2 से कट जाती, चाहे इसमें लीजिए चाहे इसमें ले लीजिए। तो इसमें घात विषम था, विषम की घात में विषम है, यहाँ विषम घात सम है, तो भैया यही देखो 3 घात चाहे सम हो चाहे विषम, मान चाहे जो भी आएगा, हमेशा इसका मान भी विषम प्राप्त होगा। यदि उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 100। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? दोनों में सम संख्या है, तो ये तो पक्की बात है कि महत्तम समापवर्तक 2 तो पक्की बात है कि उसमें रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ना? उसमें ये तो पक्की बात है कि 2 रहेगा ना, क्योंकि विषम संख्या में जब एक जुड़ेगा तो सम बना देगा, सम बना देगा, तो ये पक्की बात है कि उसमें विषम संख्या में एक जब जुड़ेगा तो सम संख्या आएगा, यानी 2 तो पक्का बात मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न चलते हैं। एक व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है, एक व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। यदि एक वर्ष में 6,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? अच्छा बताइए, मान लीजिए उसकी मासिक आय, मान लीजिए भैया मासिक आय उसकी 1 रुपया है, तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी? वार्षिक आय क्या हो जाएगी? 12x, यही ना? कह रहा है वह व्यक्ति 8 महीने उतना व्यय करता जितना 6 महीने कमाता। अच्छा बताओ तो 6 महीने की आय, छमाही आय क्या हो जाएगी? छमाही आय हो जाएगी 6x, कोई दिक्कत नहीं ना? तो छमाही आय अगर 6x हो गई, और यही कह रहा है कि जितना वह 6 महीने में कमाता है 8 महीने में उतना व्यय करता है। इसका मतलब ये 8 महीने का, ये 8 महीने का व्यय है जो 6 महीने में कमा रहा है। जितना 6 महीने में कमा रहा है उतना 8 महीने में क्या कर रहा है? 8 महीने में भैया व्यय कर दे रहा है। तो 8 महीने का व्यय भी 6x हो गया, तो 12 महीने का, 12 महीने का व्यय क्या हो जाएगा? 12 महीने का व्यय क्या हो जाएगा भैया? 8 महीने का 6 रुपया है, 6x है, तो 8 डेढ़े 12 होता है, तो 6 डेढ़े 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जरा।
अगर 8 महीने में 6x वह खर्चा कर दिया, 8 महीने में 6 खर्चा कर रहा है, यही ना। तो 4 महीने में 3 कर रहा होगा, तो 4 महीने और आगे जाएंगे तो 3 और बढ़ जाएगा ना। अच्छा 3 9x खर्चा करेगा। अब ये कह रहा भैया एक वर्ष में 6000 रुपये बचाता है। अच्छा बताओ एक साल में कितना कमाया है वो? 12x। खर्चा कितना किया? 9x। बचाया कितना? 3x। यही 3x के बराबर 6000 के बाबू। 3 दूनी 6, 2000 रुपया। एक्स की वैल्यू कितना आ गई भैया? 2000 रुपया महीना कमा रहा है। पूछ क्या रहा है? उसकी औसत मासिक आय, बस यही पूछा था, महीने का। महीने का कितना है? तो 2000 रुपया उसकी मासिक आय हो जाएगी। ठीक है ना। चलो भैया अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में अनीता 31%, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। कौन है भैया? अनीता। कितना परसेंट पाई? 31% पाई। कितना नंबर कम पाई? 16 नंबर कम पाई। उत्तीर्णांक से 16 नंबर कम पाई। फिर कह रहा 16 अंकों से फेल हो गए भैया। और कह रहा सुनीता जो है, सुनीता 40% अंक पाई तथा उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अधिक होगा। देखो समझो, उत्तीर्ण होने का कोई भी अंक रहा होगा, उससे जो कम पाया उसको माइनस मान लेते हैं, और उससे जो ज्यादा पा रहा है उसको हम प्लस मान लेते हैं। भाई उत्तीर्णांक से भी 56 ज्यादा पा गई, ये हुआ ना। अच्छा ये बताओ, अगर अनीता 31% पाई 16 नंबर से फेल हो गई, और ये सुनीता जो है 40% पाई, तो हुआ क्या? पहले तो ये पास हुई, उसके बाद इसका 56 नंबर और भी ज्यादा हुआ। तो एक दूसरे की यदि तुलना किया जाए, एक दूसरे की सुनीता से अनीता से तुलना किया जाए, तो देखो ये 9% ज्यादा। भैया कितना ज्यादा है? तो 9% ज्यादा। और नंबर कितना ज्यादा? 16 ये, 56 ये, तो कितना ज्यादा? 72 नंबर ज्यादा। तो ये बताओ 9% का मान, 9% का मान 72 है, तो पूरा निकाल लेना। 8 का 100 में 800, पूरा मान ही कितने का है? 800। पूरा मान यानी क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक ही भैया 800 का है। पूछा क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। ये बताइए अनीता जो है, अनीता कुल पूर्णांक में 800 में पाई थी 31% और 16 नंबर से फेल थी। यही 16 नंबर उसको हम दे देते हैं तो पास हो जाएगी। यही कह रहा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए भाई? तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए हम दे देते हैं। 8 एकम 8 3 24, 248 में 16 आप जोड़ देंगे। 8 6 14, 4 1 5 1 6 हो गया 264। कितना नंबर पाना चाहिए भैया? 264 नंबर पाने वाला पास हो जाएगा। न्यूनतम अंक यही पूछा था, उत्तीर्णांक, न्यूनतम अंक। ठीक है ना, न्यूनतम अंक। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा था, उत्तीर्णांक आ गया आपका 264 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। एक दुकानदार एक वस्तु कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। चलो भैया उसकी लागत मान लेते हैं, यानी कास्ट प्राइस। उसकी लागत मान ले 100 रुपया। कह रहा वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी उसने कितना लिखा? 30% बढ़ा के 130 लिखा। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर, ये तो लिख दिया, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचता है, छूट देकर बेचता है। अच्छा बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 130 रुपए का सामान 10% बट्टा दिया तो 90% बिका होगा, तो आया होगा 117 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताओ जरा भैया। 100 रुपया में खरीदे थे और बिच रहा लास्ट में 117 में, तो लाभ कितने का? 17% दिख रहा है ना। सीधा सीधा देखो 100 में खरीद के लास्ट में जो बिका 117 में बिका, तो सीधा सीधा लास्ट हो जो लाभ हो रहा है 17% का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिया एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर चार साल में 6000 रुपए और 7 साल में 6750 रुपए हो जाती है। भैया देखो 4 साल में 6000 रुपया हो गई और 7 साल में 6750। क्यों ज्यादा हो रही है? ज्यादा इसलिए हो रही है उसमें हर साल ब्याज बढ़ रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? ब्याज हर साल बढ़ रहा है। तो बताओ जो हो जाता है वो क्या होता है? वो मिश्रधन होता है ना। तो 4 साल में अगर पैसा 6000 रुपया हो गया तो ये मिश्रधन है, मूलधन नहीं बच्चा। इसमें 4 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना। और इसमें कह रहा है 7 साल में 6750। तो ये बताओ 4 साल में वो पैसा 6000 बन गया
और 7 साल में 6,750 बन गया, तो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर ब्याज देता है, हर वर्ष बराबर देगा ब्याज। तो अगर 4 साल में पैसा हुआ था 6,000 रुपया और 7 साल में ये पैसा हो गया 6,750 रुपया, जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, तो बढ़ा है आप कहेंगे 3 वर्ष का ब्याज बढ़ा है। क्या बढ़ा भैया, ये 3 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा है, तो 750 रुपये। अच्छा बताओ, अगर 3 वर्ष का ब्याज आपको मिल रहा है 750 रुपया 3 वर्ष का, तो 1 साल का कितना हो गया, 1 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 250 रुपया हो गया। अच्छा बताओ जरा, 1 साल के ब्याज का 250 रुपया हुआ है, जो पैसा 4 साल में 6,000 रुपया हो गया था, इसमें 4 साल का ब्याज भी तो होगा ना। अगर इसमें 4 साल का ब्याज होगा तो 1 साल के ब्याज हो रहा है 250 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हुआ होगा, इसमें 4 साल का ब्याज हुआ होगा 250 गुणे 4, यानी 1,000 रुपया इसमें ब्याज वाला होगा। कितना होगा, 1,000 रुपया ब्याज वाला होगा। तो धनराशि कितनी थी, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा होगा, 6,000 रुपया हो गया है, इसमें 1,000 रुपया ब्याज भी रहा होगा, तो मूलधन आपका रहा होगा 5,000 रुपया। भैया मूलधन रहा होगा 5,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए भैया, दिया यदि एक भिन्न का अंश, भिन्न में अंश और हर होता है, कोई बात नहीं। यदि एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए तथा हर 300% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामिक भिन्न 5/18 होगा। चलो भैया भिन्न मान लेते हैं, यक्स और वाई, यक्स बटे वाई हो गया भिन्न। भिन्न में अंश को बढ़ाना है, अंश को बढ़ाना 150% बढ़ा देंगे। तो मैंने बताया है कोई भी मान स्वयं में 100% होता है, यदि बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं, घट रहा तो 100 में घटा देते हैं। 150% बढ़ाना है तो 100 खुद हो गया, ये कितना हो जाएगा 250%। और हर में 300% बढ़ाना है तो 100% तो खुद ही होगा, 300 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 400% बराबर। अब परिणामी भिन्न हो गया 5 भैया 18। यही तो कह रहे ना, अंश को 150 बढ़ाना तो 250 हो गया, 300 बढ़ाना तो 400 हो गया। सरल करेंगे, देखो 0 0 खत्म हो गया 100 में, 1 0 से यहाँ खत्म हो गया, 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया, 5 से 5 खत्म, 4 2 से काट देते हैं, है ना, 2 से काटेगा 2 चौके 8 2 9 18। तो यक्स बटे वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 यहां चलाएगा भैया, जब 4 यहां से यहां चलाएगा, ये यहां भाग आएगा, तो कितना हो गया 4/9। और कुछ बचा है क्या, और तो हमको नहीं लग रहा कुछ बचा होगा, खत्म हो गया है ना ये, बस 4/9 आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो गया 4/9। अंश में बढ़ा, हर में बढ़ा, परिणामी भिन्न 5/18, हमने मान निकाल लिया, आपका आंसर 4/9। अगला प्रश्न देखो भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया क्या है, 5 घात 71, 5 घात 72 प्लस 5 घात 73 प्लस 5 घात 74 5 घात 75 में दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य, इनमें से किससे ये कटेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो सब में क्या दिख रहा है, सब में 5 71 बार सभी में है ना, तो सभी में 5 जो 71 बार है, हम बाहर ले लेते हैं इनको। अगर इसमें से 5 71 बार था इसके पास, 5 71 बार हमने बाहर ले लिया, सिर्फ एक बचा, प्लस ये 5 72 बार था, 71 हमने ले लिया तो 5 एक बार बचा, इसके पास 5 73 बार था, 71 हमने ले लिया, 5 2 बचा, फिर यहाँ पे 74 था, 71 ले लिया, 5 3 बार बचा, 75 था, 71 ले लिया, 5 4 बार बचा, यही ना बचा। अब जरा ये बताओ भैया, एक यहाँ 5 घात 1 यानी 5 होता है, ये 25 होता है, 5 यानी 125 होता है, और 625 होता है, ये हुआ ना, 5 25 5 125 625। अब जरा जोड़ो भैया, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ो भाई, 6 750 775 80 81 781 है, 781। अब देखो, अब 781 क्या ऑप्शन में है, कहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा। आप कहेंगे नहीं दिख रहा ना, तो देखिए दिख क्या रहा, देख लेते हैं। क्या देखियो 781 का यहाँ कोई गुणज है क्या। अच्छा ये बताओ, क्या ये 71 से काट दें तो कटेगा। देखो 781 को अगर हम 71 से काट देते हैं, अगर हम काट देते तो 71 एकम 71 बचा 7, फिर 71 हो गया, 11 बार में ये खत्म हो गया।
हो गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी चेक करना, चेक कर लिए, जिससे कटेगा वही हो गया ना। 71 से कट रहा था, 71 में पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलो देखो भैया, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, 1.8 एवं 3.2 के मध्य समानुपाती एवं 5 तथा 3 के तृतीय समानुपात के मध्य का अनुपात बताना। भैया इन दोनों का मध्य अनुपात चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, मध्य अनुपात का मान क्या होता है, यानी बीच वाला पद नहीं है तो 1.8 इंटू एक्स रेशियो एक्स, फिर हो गया 3.2। आपको मैंने बताया है अंतः पदों का गुणनफल y पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी x गुणा एक्स स्क्वायर हो गया 1.8 इंटू 3.2। इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखो बटे में हो गया ये 100, 2 जीरो हटा दिए, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 57, बटे में हो गया 100 भैया। अब जरा ये बताओ 576 किसी का वर्ग है क्या? तो आप कहेंगे सर 24 का। क्यों 24 का है क्या? अरे है ना, ये 24 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.4 हो गया भैया। ये हो गया ना, ये 24 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, तो x की वैल्यू 2.4 हो गई। मध्य अनुपात निकल गया। अब क्या पूछा भैया? पूछा है 5 तथा 3 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब जो दूसरा वाला पद हो रिपीट हो जाता है। कैसे? देखो, जब तृतीय अनुपात पूछे पहला पद लिखो, फिर दूसरा पद लिखो, फिर यही पद को रिपीट कर दो और आपको निकाल लेंगे x की वैल्यू। फिर इसमें अंतः पदों गुणनफल y पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 5x इसको लाइन के x का मान हो गया 9/5। हम देखो यहाँ भिन्न में आया, इसको भी 10 बना लो, ऊपर नीचे 2 का गुणा करो तो 9 दूनी 18 में 10 से भाग करो, ये हो गया x। देखो यहाँ पे हमने x माना था ना, इसको हम भैया y मान लेते। क्या मान लेते? इसको हम y मान लेते। कोई दिक्कत तो है नहीं ना। ये 5y हो गया, तो ये y हो गया। अब पूछा है इनके बीच समान मध्य का अनुपात बताइए। चलो, इसका मान है 2.4, ठीक है ना, इसका मान है 2.4, इसका मान है 1.8, दशमलव दशमलव खत्म हो गया। हम इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 6 18, 4:3। आपका आंसर हो गया 4:3। इस प्रश्न का आंसर हो गया। मध्य अनुपात में बीच का पद निकाला जाता है, किनारे किनारे हो गया। तृतीय अनुपात जब भी पूछेगा तो दूसरा पद रिपीट हो जाता है, निकलता चौथा ही लेकिन कहेगा तीसरा। कैसे? दूसरा वाला ये रिपीट हो जाता है और चौथा निकाल लेंगे, हिसाब से देखा जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, निकालेंगे चौथा लेकिन दूसरा वाला पद रिपीट कर देंगे जब कभी तृतीय अनुपात पूछेगा तब, ठीक है भैया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 9 की पावर x इक्वल दिया है करड़ी के अंदर 243 की घात में, करड़ी में उड़ गया, इसका मान चाहिए तो x का मान आपसे पूछा। तो चलो देखो, ये हो गया 9 की पावर x। अच्छा बताओ, चलो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x लिख दे, 3 की पावर 2 इंटू एक्स लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा कैडी का मतलब जो होता है, कैडी मतलब बटे में घात जाती है। तो 343 देखो, यदि यहाँ 9 टूटा है 3 में तो 343 में टूटना चाहिए, सॉरी 9 टूटा है 3 की पावर में तो यहाँ भी टूटेगा 3 की पावर में। तो देखो चेक करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो भैया हो क्या गया? देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, किसमें टूटा? ये टूटेगा 3 घात 5। अब कैडी के अंदर यहाँ जो अंक लिखा रहता है वो बटे में चला आता है, तो हो गया 5/11। यानी अब ये गुणा घातो घात होने पर आपस में गुणा हो गया 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 5/11। अब आधार संख्या बराबर, घातांक का नियम कहता है जब ये आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर हो जाती है। तो 2x बराबर 5/11, x की वैल्यू 5/2 इधर आके गुणा हो गया 5/22। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5/22 भैया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में है और उनके व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये प्रति वर्ष बचाता है तो उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर है?
अब जरा बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था आदमी कमाता है तो क्या करेगा, या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा, यही तो करेगा ना। इसका मतलब अगर आदमी से बचत को घटा दे तो व्यय के बराबर, यही तो होता है ना, यही तो करते हैं। इनकी आमदनी जो दिया है 9 और 7, इसको मान लेते 9x और 7x। इसमें कह रहा प्रत्येक की बचत 2000 रुपया। अगर ये 2000 रुपये हम घटा दें सब में, दोनों में 2000 रुपये बचा रहा, तो किसके बराबर, व्यय का रेशियो दिया 4:3। बस सरल करो इसको, क्या दिया, आय में से बचत को घटाएं किसके बराबर, व्यय के बराबर हो गया। सरल करो भैया, 3×9 27x माइनस 3 दूनी 6000, 4 7 28x माइनस 8000। क्लियर है ना। अब क्या करें, बराबर भैया यही ना, 7 चौके 28 9 30। अब क्या करें, देखो 27 उधर गया तो 28 में घटा 1x, 8000 इधर है तो 6000 घटा देगा, ये घट गया तो कितना बचा 2000। यक्स की वैल्यू 2000 पूछा है। इनकी वार्षिक आय में अंतर कितना भैया, अच्छा ये 9 है ये 7 है भैया, ये बताओ ये 9 है ये 7 है, अंतर कितने का है, 2x का है। 1x मान हमने निकाल लिया 2000 रुपया, तो 2x का मान आ जाएगा 4000 रुपया। यही तो पूछा है, अंतर बता दीजिए। अंतर हमने बता दिया भैया, 4000 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक हो, तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। सारे ऑप्शन प्रतिशत में दिए हैं, तो ये बताओ सप्ताह का कितना % भाग कार्यालय में रहता है। अच्छा ये बताओ, सप्ताह में जो रह रहा है सुबह 9 से 5 बजे तक रह रहा है, घंटे में रह रहा है ना, तो घंटे में लेकर चलेंगे कैसे। एक सप्ताह में कितना घंटे होगा भैया, एक सप्ताह में 24 दिन, सॉरी एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा, तो टोटल ये घंटे हो गया। लेकिन ऑफिस में कितना दिन रहता है, ऑफिस में रहता है सोमवार से शुक्रवार 9 से 5, 9 से 5 का मतलब 9 3 12 हो गया 8, डेली 8 घंटे रह रहा है। तो सोमवार से शुक्रवार कितना दिन होता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 5 दिन, 5 दिन। अगर एक दिन में रह रहा है 8 घंटे, तो 5 दिन में रहेगा, 5 दिन में रहेगा भैया 40 घंटे। तो पूछा है कितने % हुआ, ये कितने % भाग कार्यालय में व्यतीत करता है। इसको प्रतिशत बदल लो, गुणे में 100 हो गया, खत्म। सप्ताह में दिन होता है 7 घंटे होंगे, 24 हिसाब से निकालेंगे 168 घंटे। लेकिन कार्यालय में कितना रहता है, 9 से 5 डेली 8 घंटे। तो सोमवार से शुक्रवार हुआ ना, कितना सोमवार से शुक्रवार 5 दिन हुआ, डेली 8 घंटे, 8 घंटे 40। सरल किए तो कितना % आएगा, निकल जाएगा। ये हो गया भैया 500 बटे में हो गया 21, 21 दूनी 42, 8 50, 21 तिहाई 63, 23 दशमलव करके ऑप्शन में है 23.81%। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23.81% इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा भैया, चलो देख लेते हैं हम लोग, है ना। दिया है कौड़ी के अंदर -√3 + 3 + 8 √7 + 4 √3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कड़ी के अंदर जो सबसे अंदर बैठा हुआ है, इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। जब कभी कड़ी लगी रहे और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहे 5 + 7 + कुछ भी लिखा रहे, सबसे पहले इसको तोड़िए 2ab में। कैसे टूटेगा, 4, इसको लिखेंगे हम 2, 4 को लिखेंगे कैसे, 2 × 2 × √3, यही ना। अब देखो इसको तोड़ेंगे हम 2ab में तोड़े, क्योंकि 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 2 तो हम निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले 2 निकाला करो, जो बचे उसको छोड़ दीजिए। हमने 4 में 2 निकाल लिए तो क्या बचा, 2 बचा, √3 तो रहेगा। अब देखो ये क्या जब लिखेंगे हम 7 को, 7 क्या हो सकता है, 2 की स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो सकता है क्या। आप कहेंगे हो सकता है, कैसे, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3, तो हो गया 4 + √3 हो जाएगा ना। ये इसका मतलब जो ये लिखा गया है, ये जो लिखा गया भैया, ये पूरा का पूरा मान लिखा गया है, पूरा का पूरा जो मान लिखा गया है वो है क्या, ये है क्या,
2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, कैसे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3। देखो आ गया ना, ये आ गया ना, सेम सेम यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 2 इंटू √3। देखो ये हो गया ना 2ab, तो क्या मिला भैया 4 3 7 जुड़ गया ना यहाँ पे। तो ये जो लिखा गया पूरा पूरा किसका था, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर था। अगर ये बताओ यहाँ पे लिख दिया जाए 2 प्लस 3 का, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख दें और यहाँ स्क्वायर लिख दे, यहाँ करनी लिख दे, तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही? भाई देखो काम करते हैं ना, इधर के स्क्वायर हटा के करनी भी हटा देते, यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा गुणे में 2 प्लस √3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया ना। अब इसका हो जाएगा गुणा, जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ फिर लिख देंगे -3 प्लस हो जाएगा 3 प्लस गुणा करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 8 √3 हो गया, यही ना। अब देखो ये प्लस 16 प्लस 3, ये सॉरी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब इसको जुड़ जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में √3 प्लस, अब ये हो गया 16 3 19 प्लस 8 √3। अब फिर देखो जैसे अभी हमने तोड़ा नहीं था, सेम इसको ऐसे तोड़ो। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ लिख लो 19 प्लस 8 √3। मैंने क्या बताया, इसको 2 पहले बाहर करो, 2 बाहर कर दे बचा क्या, 4 बचा और √3 बचा। तो क्या 4 का वर्ग करने पर प्लस √3 का वर्ग करने पर ये 19 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैसे, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 3 क्या हो जाएगा भैया 19। यानी ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। यानी इस पूरे का मान हो गया 4 प्लस √3। जब पूरे का मान हो गया 4 प्लस √3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी भी लगी हुई है, तो फिर से मान आ जाएगा 4 प्लस √3। कोई दिक्कत? इस पूरे का मान 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा कड़ी लगा तो स्क्वायर कड़ी आपस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 4 प्लस √3। अब देखो यहाँ माइनस √3 यहाँ प्लस √3, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे भैया खत्म, ये हो गए खत्म, बचा क्या √4। √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। इस प्रश्न का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। क्या ठीक है भाई? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग भी अपनी जो पढ़ाई है जारी रखिए, है ना। तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।